अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाला एयर इंडिया का विमान हादसे का शिकार हो गया। रनवे से टेक ऑफ करने के कुछ ही देर बाद ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हो गया। रिहायशी इलाके में यह गिरा था। जहां यह विमान गिरा वहां घनी आबादी थी। डॉक्टर्स का यहां हॉस्टल था। बताया जा रहा है कि जिस वक्त डॉक्टर्स खाना खा रहे थे, लंच कर रहे थे, उसी वक्त प्लेन क्रैश होकर हॉस्टल पर गिर गया। प्लेन में सवार यात्रियों के साथ साथ कई अन्य लोग इस हादसे का शिकार हो गए। इस प्लेन क्रैश में भारतीयों के साथ साथ बड़ी संख्या में विदेशी भी मारे गए। इस वक्त पूरे देश में ड्रीम लाइनर विमान के क्रैश होने की चर्चाएं हो रही हैं। सबके ज़हन में एक ही सवाल है कि यह हादसा हुआ तो हुआ कैसे? क्या वजह थी कि प्लेन टेक ऑफ करते ही क्रैश हो गया? क्या यह कोई तकनीकी खामी थी? क्या यह कोई मानवीय चूक थी? अगर इसका जवाब हां है तो वो क्या गलती हुई जिसकी वजह से 250 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा गए? आज उन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश हम इस बुलेटिन में करेंगे। फिलहाल ये 4 तस्वीरें आपके सामने। कल जो हादसा हुआ उसको लेकर ये 4 बड़ी तस्वीरें हैं। 250 से ज्यादा मौतें, लेकिन ये मौत कैसे हुई, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या थ्रस्ट में कमी थी, यानी कि वो जो पावर जनरेट होती है जिससे कि विमान आसमान में उड़ता है, क्या उसमें कमी थी, या कोई और तकनीकी खामी, कोई मानवीय भूल? और ब्लैक बॉक्स खुलेगा तो क्या क्रैश का राज खुल जाएगा? इधर अहमदाबाद प्लेन क्रैश को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। पूरे देश के जहन में सवाल एक कि आखिर हादसे की हकीकत क्या है। आपको इसके बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको कल हुए हादसे के बारे में पूरी डिटेल दे देते हैं। कल जो हादसा हुआ उसमें हुआ क्या? एक विमान क्रैश हुआ जिसका नाम है बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर। इस विमान ने अहमदाबाद से लंदन के गेटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी और ये उड़ान अधूरी रह गई। ये पूरी ही नहीं। इस विमान को करीब 4200 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, जो कि पूरी नहीं होता। जिस वक्त विमान ने उड़ान भरी उस वक्त हालात कैसे थे, मैं आपको यह बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जब विमान आसमान में उड़ान भरता है तो मौसम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जिस वक्त ये ड्रीम लाइनर उड़ा था उस वक्त मौसम एकदम साफ था। तापमान करीब 43 डिग्री था। समंदर तल से रनवे की ऊंचाई करीब 180 फीट थी। गर्मी की वजह से हवा काफी पतली थी, जिससे लिफ्ट और थ्रस्ट कम होने की आशंका जाहिर की जाए। लिफ्ट और थ्रस्ट के बारे में आगे आपको इस बुलेटिन में बताएंगे, लेकिन फिलहाल इनसाइड इंफॉर्मेशन के बारे में भी आपको बताते हैं। टेक ऑफ के 5 से 9 मिनट के बीच यह हादसा हो गया। प्लेन महज 825 फीट की ऊंचाई तक ही उड़ान भर पाया और हादसे का शिकार हुआ। बताया जा रहा है कि कई रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र है कि जहाज में 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरी थी। प्लेन को 370 से 460 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने की जरूरत थी। तो क्या यही चूक रह गई थी जिसके चलते यह प्लेन हादसे का शिकार हो गया? बड़ी बात यह भी कि क्रैश वीडियो में लैंडिंग गियर यानी कि पहिए नीचे दिखाई दे रहे हैं, जबकि जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो ये पहिए अंदर चले जाते हैं। टेक ऑफ में पहिए नीचे नहीं होने चाहिए, ये इसका एक बेसिक रूल है, लेकिन यहां पहिए नीचे दिख रहे थे। तो क्या इस स्तर पर कोई खामी रह गई, कोई कमी रह गई जिसके चलते यह हादसा हुआ? जब टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता प्रेरित कुमार ने एविएशन एक्सपर्ट सुभाष गोयल से इस मुद्दे पर बातचीत की तो उन्होंने क्या बड़ी बातें कही, वो आपको सुनाते हैं। एक और कारण होता है जो इसका लैंडिंग गियर है, जो पहिए हैं और लैंडिंग गियर है, वो लैंडिंग गियर कई बार नहीं खुलता और या कई बार ऊपर नहीं चढ़ता। तो ये कारण होते हैं। और चौथा कारण जो है वो ये है कि ऑल ऑफ अ सडन पायलट को चक्कर आ गया, हार्ट अटैक हो गया, तो इसलिए उसके साथ को पायलट होता है। अब जो इसके साथ को पायलट था उसने भी कोई 1500 के करीब फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं वो हमने आपको सुनाया, लेकिन प्लेन क्रैश कैसे हुआ ये अभी सबसे बड़ा सवाल है। इसे लेकर कई तरह की थ्योरीज सामने आ रही है और कुछ थ्योरीज को मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। थ्योरी नंबर 1, क्या प्लेन के फ्लैप्स की वजह से हादसा हुआ? अगर आपने गौर किया हो तो देखा होगा कि प्लेन के जो विंग्स होते हैं उस पर फ्लैप लगे होते हैं जो पायलट कंट्रोल करता है, और कम फ्लैप्स की वजह से विमान के लिए लिफ्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ज्यादा फ्लैप्स भी विमान ऊपर जाने में बाधित करता है। ऐसे में गर्म मौसम के मद्देनजर पायलट्स के लिए सटीक सेटिंग बहुत जरूरी होती है। अगर गलत फ्लैप्स चुने गए तो सही ऊंचाई नहीं मिल पाती और हादसे का खतरा बना रहता है। तो थ्योरी नंबर 1 सवाल पूछने पर मजबूर कर देती है कि क्या फ्लैप्स में किसी तरह की कोई कमी आ गई थी
उस स्तर पर कोई चूक हो गई। थ्योरी नंबर 2 मैं आपको समझाऊंगा। थ्योरी नंबर 2 क्या है? थ्योरी नंबर 2 के तहत सवाल उठता है कि क्या कोई मानवीय चूक हुई। यह सवाल इसलिए क्योंकि अलर्ट या फिर एटीसी के संदेश में पायलट उलझ गए थे क्या? ऐसे में संभावना यह है कि आपस में सही क्रॉस चेक वो नहीं कर पाए होंगे। भले ही बोइंग 787 में इलेक्ट्रॉनिक चेकलिस्ट होती है, लेकिन जल्दबाजी या दबाव में उसे नजरअंदाज करने की संभावना भी हो सकती है। तो क्या कोई मानवीय भूल, और जो पायलट के स्तर पर उसे हटा देते हैं, जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो उससे पहले ग्राउंड पर भी एक बहुत बड़ा स्टाफ उसकी चेकिंग करता है, तो क्या उस स्तर पर कोई कमी रह गई है? इसको लेकर भी जांच की जाए। थ्योरी नंबर 3 की बात करते हैं। क्या थ्रस्ट की कमी की वजह से यह हादसा हुआ? थ्रस्ट पहले समझिए कि क्या होता है। थ्रस्ट वो होता है जो मैकेनिकल पावर जनरेट करता है और इससे प्लेन आसमान में बहुत आसानी से उड़ता है। तो थ्रस्ट को लेकर सवाल बहुत अहम है। दरअसल ज्यादा गर्मी की वजह से इंजन में ताकत में कमी आ जाती है। टेक ऑफ के लिए थ्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, और थ्रस्ट इंपॉर्टेंट ही नहीं है, इसका सही होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम थ्रस्ट पर विमान तेजी से ऊपर नहीं जा पाता। भारी ईंधन की वजह से भी अतिरिक्त ताकत चाहिए होती है। तो क्या चूक इस स्तर पर हुई है? यह बहुत बड़ा सवाल है। एक और थ्योरी मैं आपके सामने रखता हूं। सवाल यह थ्योरी खड़ी करती है कि क्या समय से पहले रोटेशन की वजह से गड़बड़ी हुई? मैं आपको इसको असल में समझाता हूं कि ये रोटेशन की कमी क्या होता है। रोटेशन का मतलब उड़ान भरते वक्त विमान की नोज को ऊपर उठाना होता है। आपने देखा होगा कि जो प्लेन होता है वो इस दिशा में ऊपर जाता है, और इसमें रोटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उड़ान भरते वक्त यही प्लेन को ऊपर लेकर जाता है। अब बोइंग 787 जैसे विमान के लिए रोटेशन रफ्तार 140 से 160 नॉट तक होनी चाहिए। 140 से 160 नॉट्स तक होनी चाहिए। जल्दी रोटेशन की वजह से विमान को ऊंचाई हासिल करने में मुश्किल हो सकती है। यह मैकेनिज्म है जो बिल्कुल इक्वेशन वाइज फिट बैठने चाहिए। तो क्या इस स्तर पर कोई गड़बड़ी हुई? विमान के अस्थिर होकर गिरने की आशंका होती है अगर रोटेशन कम हो तो। मतलब सोचिए कि पावर जनरेट, जो रोटेशन होनी चाहिए पंखे में, वो ज्यादा होनी चाहिए, वो कम है, तो वो ऊंचाई नहीं मिल पाती, और इसके चलते भी विमान के हादसे का शिकार होने की आशंका होती। और जैसा कि हमने पहले भी लैंडिंग गियर की चर्चा की है कि क्या लैंडिंग गियर ना उठने की वजह से हादसा हुआ। दरअसल टेक ऑफ के बाद लैंडिंग गियर या पहिए ऊपर किए जाते हैं ताकि ड्रैग कम हो और प्लेन आसानी से आसमान में उड़ पाए। लेकिन आपने अगर तस्वीर गौर से देखी होगी तो आपको समझ में आया होगा कि क्रैश होने से पहले प्लेन के पहिए वीडियो में साफ तौर पर दिख रहे हैं। अगर आपने अब तक गौर नहीं किया तो मैं आपको वो वीडियो दिखा देता हूं जिसमें आप देखें कि लैंडिंग गियर ठीक तरीके से नहीं बंद हो पाए। अब क्या ऐसी टेक्निकल ग्लिच हुई है जिसकी वजह से दोनों इंजन फेल हो गए, और ऑल ऑफ अ सडन जो कि विजुअल्स हमने देखे हैं कि प्लेन ने टेक ऑफ करा और उसके कुछ सेकंड के बाद उसने वो टर्न भी नहीं कर सका एयरफील्ड की तरफ। आई एम श्योर पायलट ने कोशिश करी होगी टर्न करने की, पर वो एकदम प्लेन बैठता ही चला गया कि और जाके बिल्डिंग में टकराया एयरपोर्ट के बिल्कुल बाहर। सर एक सवाल इस पे ये भी है कि जो वीडियो जिस तरह के वायरल हो रहे हैं या फिर जो वीडियोस लोगों के सामने मौजूद हैं उसमें देखा होगा कि वो थर्स्ट फ्लोर, यानी कि अचानक से इंजन का जो जोर है वो अचानक से कमने लगा, यानी कि पूरी कोशिश की जा रही है पायलट के द्वारा, लेकिन जो देखा होगा फ्लाइट जैसे ही टेक ऑफ कर उसका धीरे धीरे करके वो फ्लाइट अचानक से नीचे चली आ रही है। तो जो फर्स्ट फ्लोर जो ये हुआ है कि इंजन का जोर अचानक से खत्म होने लगा, तो ये क्या वजह रही होगी? देखिए, ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये फ्लाई बाय वायर एयरक्राफ्ट हैं, और इसमें बहुत ही डेलिकेट कंप्यूटराइज्ड पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक पावर का सारा बैकअप है, पर अगर बाई चांस किसी एक तार में शॉर्ट सर्किट हो गया तो वो उससे पूरे प्लेन के उसमें फर्क पड़ जाता है, और ये फ्यूल से लदा होता है। अगर ये बाई चांस बिल्डिंगें वगैरह नहीं होती और फील्ड एरिया होता या पूरी रोड होती तो हो सकता है कि आग नहीं लगती और काफी पैसेंजर बच जाते, पर क्योंकि ये टकराया और टकराने के बाद ये 10 घंटे का फ्यूल इसमें था, तो ये एक बम की तरह एक्सप्लोड कर गया। हादसे के बाद कई सारे सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि कैसे यह हादसा हो गया, और उसको लेकर जांच की जा रही है। ब्लैक बॉक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो मैं आगे आपको बुलेटिन में बताऊंगा। लेकिन इस हादसे के बाद जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है विमान बोइंग 787-8 वेरिएंट। ये ड्रीमलाइनर विमान
अब ये है क्या, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि इस विमान की चर्चा फिलहाल पूरी दुनिया में हो रही है। अब रिपोर्ट्स बताती हैं कि ड्रीम लाइनर की लंबाई जो है वो 56.70 मीटर होती है। अच्छा खासा लंबा होता है। इसके विंग की चौड़ाई आप जान लीजिए, ये 60 मीटर इसके विंग की चौड़ाई होती है। इसमें 2 इंजन हैं, इसीलिए इसको सेफ भी माना जाता है कि एक इंजन काम नहीं करेगा तो दूसरा इंजन काम करेगा। इसमें फ्यूल कैपेसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जब इसने टेक ऑफ किया था तो फ्यूल 10 घंटे का था, मतलब पूरी कैपेसिटी के साथ उड़ रहा था। और इसकी एक बार में फ्यूल कैपेसिटी जो होती है वो 1,26,206 लीटर की होती है। फिर से सुनिए, 1,26,206 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी इस बोइंग की होती है। और ये जब आसमान में उड़ता है तो लोगों के वजन के साथ उस फ्यूल के वजन को भी लेकर उड़ता है। इसकी अधिकतम स्पीड कितनी होती है मैं आपको बताता हूं। इसकी अधिकतम स्पीड 954 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। इसकी अधिकतम रेंज एक बार में 13,260 किलोमीटर की होती है। सीटिंग कैपेसिटी, मतलब एक बार में कितने लोग बैठ सकते हैं, कल 242 लोग बैठे हुए थे, एक बार में इस विमान में 254 लोग सवार हो सकते हैं। इसकी कीमत, मतलब जो इसे खरीदता है, बोइंग कंपनी से जो इसे खरीदता है उसे अच्छी खासी रकम देनी होती है। ये एक विमान जो है वो 2.18 हजार करोड़ का होता है, मतलब अच्छा खासा महंगा ये विमान है। और कहा जाता है कि ये काफी सेफ भी ड्रीम लाइनर, लेकिन ये हादसे का शिकार हुआ तो बहुत सारे सवाल खड़े। पूरा देश इस हादसे के बाद स्तब्ध है। हर कोई इस दर्दनाक प्लेन क्रैश की असल वजह जानना चाहता है। इस दुखदाई हादसे में अपनी जान गंवाने वाले पायलट सुमित सबरवाल के को पायलट रह चुके एयर इंडिया के पूर्व पायलट कैप्टन एन.के. बैरी से टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता ने खास बातचीत की। उन्होंने क्या कहा इस पूरे मामले को लेकर आपको सुनाते हैं। ये तो सबसे ऐसा हमारे फ्रेज है जिसके अंदर कि अब जान को खतरा है, इसके लिए मेडे मेडे और अर्जेंसी के लिए पेन 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 मैसेज देना पड़ता है। तो उसने मेडे इसलिए दिया कि उसको लगा कि अब बचना मुश्किल है, क्योंकि दोनों इंजन ने पावर छोड़ दी, फ्लेम आउट हुए हैं लगता है। अब ये क्या कारण है, ये DFDR निकालने से पता लगेगा। DGCA उसको देखेगी और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर निकालेगी। DFDR जो है डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, उससे आपको काफी पता लग जाएगा। न सिर्फ देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर लोग इस घटना से आहत हैं और मानवीय संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जांच की मांग की जा रही है। और जब जांच की बात होती है किसी भी विमान हादसे में, तो ब्लैक बॉक्स की भूमिका काफी इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे में अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद सबकी निगाहें इस ब्लैक बॉक्स पर ही टिक गई। अब चूंकि ब्लैक बॉक्स से इस हादसे की सच्चाई सामने आ सकती है, तो मैं इसके बारे में भी कुछ आपको जानकारी दे देता हूं। अगर आप अब तक सुनते आए कि ब्लैक बॉक्स क्या होता है, तो मैं आपको समझाता हूं कि ये क्या होता है, इसका रोल कितना इंपॉर्टेंट है किसी हादसे में। ब्लैक बॉक्स में फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है, यानी कि फ्लाइट के डेटा को ये ब्लैक बॉक्स रिकॉर्ड करता है। नाम में ही सिर्फ ब्लैक है, लेकिन इसकी कई हरकतें या कई चीजें जो हैं वो बहुत सारी सकारात्मक चीजों को पेश करती हैं। इसका काम विमान की गति, ऊंचाई, इंजन की स्थिति और फ्यूल लेवल और अन्य तकनीकी आंकड़े रिकॉर्ड करना होता है। एक तरीके से ये आपके पास अगर पेन ड्राइव होती है, उसके अंदर अगर आप डेटा स्टोर करते हो, तो किसी उड़ते हुए फ्लाइट का डेटा रिकॉर्ड होता है इसी ब्लैक बॉक्स के अंदर। ब्लैक बॉक्स में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड हो सकता है, मतलब जहां पायलट बैठता है, पायलट बैठता है, वो क्या बातें कर रहे हैं, उड़ते वक्त कौन से इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, ये सब कुछ इसमें रिकॉर्ड हो सकता है। पायलट, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच बातचीत, कॉकपिट के अंदर की आवाजें, ये ब्लैक बॉक्स रिकॉर्ड करता है। आपको बता दें कि ब्लैक बॉक्स का कलर ऑरेंज होता है, मतलब नाम ब्लैक बॉक्स है तो इसका मतलब ये नहीं कि काले कलर का होता है, ये ऑरेंज कलर का होता है, ताकि दुर्घटना के बाद इसे बहुत आसानी से ढूंढा जा सके। ब्लैक बॉक्स बेहद मजबूत मटेरियल से बनाया जाता है। ये आग, पानी, भारी तापमान को सहने में सक्षम होता है। ये 30 दिन तक पिंक सिग्नल भेजने की क्षमता रखता है। कहा जाता है कि ये कई हजार डिग्री सेल्सियस की गर्मी को आसानी से झेल सकता है, कई घंटे तक झेल सकता है। और यही रीजन है कि जब विमान हादसे का शिकार होते हैं, तो अगर कुछ बच सकता है तो वो ब्लैक बॉक्स होता है। किसी भी विमान हादसे के बाद अगर एक शब्द है जो सबसे ज्यादा सुनाई देता है, तो वो है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स जिसे एक्सपर्ट्स और जांच एजेंसियां हर कोई काफी अहम मानता है, लेकिन आखिर ये ब्लैक बॉक्स होता क्या है? दरअसल ब्लैक बॉक्स एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग डिवाइस है। इसका भले ही नाम ब्लैक बॉक्स हो, लेकिन इसका रंग ब्लैक नहीं बल्कि चमकीला ऑरेंज कलर का होता है, ताकि ये मलबे में कहीं फंसा हुआ हो तो इसे आसानी से तलाशा जा सके।
ब्लैक बॉक्स दरअसल दो हिस्सों में बटा होता है। पहला हिस्सा CVR यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग सिस्टम। इसमें जो है कॉकपिट में जो कुछ भी दो पायलटों के बीच में बातचीत हो गई होती है उसका डेटा होता है। कॉकपिट में हादसे से ठीक पहले क्या कुछ बातचीत हुई, क्या माहौल था, ये तमाम जानकारी जो है वो पता चलती हैं और ये पता चलता है कि हादसे के लिए कौन सी चीजें जिम्मेदार थी। दूसरा जो इसका हिस्सा होता है वो है FDR फ्लाइट डेटा रिकॉर्डिंग सिस्टम, जिसमें फ्लाइट की हाइट, उसकी स्पीड, उसके फ्लैप्स, उसके लैंडिंग गियर्स और यहाँ तक कि उसकी तमाम जो बाकी मौसम की जो चीजें हैं वो भी पता चलती है। इससे ये पता चलता है कि इंजन से जुड़े हुए या बाकी कोई भी तकनीकी फेलियर तो उसमें नहीं था। खास तौर से ब्लैक बॉक्स की एक और खासियत ये होती है कि वो 1100 डिग्री सेल्सियस का तापमान भी झेल सकता है और वो जलता नहीं आसानी से। अगर वो पानी में डूब जाए तो समंदर में 20,000 फीट गहरे पानी में भी जाने के बाद वो दबाव झेल सकता है और वो अगर कहीं पानी में गिर जाए तो उसमें से एक बीप की साउंड भी आती है जिससे उसे आसानी से तलाशा जा सके। यही वजह है कि ब्लैक बॉक्स के अंदर उसके CVR और FDR ये दो हिस्सों से जो जानकारी मिलती है वो जांच एजेंसियों के लिए कई बार काफी अहम साबित होती है और इससे न सिर्फ ये पता चलता है कि हादसे की वजह क्या थी, लेकिन आने वाले वक्त में ऐसे हादसे ना हो और उसके उपाय क्या किए जाएं, उसके लिए कौन से सुझाव दिए जाएं, कैसे रोकथाम की जाए, ये जानकारी भी उससे मिलती है। आप एक कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ब्लैक बॉक्स जो है वो एक ऐसा मौन गवाह होता है जो खुद तो कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके अंदर जो जानकारियां छिपी हुई होती हैं वो बहुत सारे राज का खुलासा कर सकते हैं, बहुत सारी डिटेल्स का उजागर कर सकते हैं। हालांकि जहां तक बात अहमदाबाद प्लेन क्रैश की है तो इस हादसे में खास बात ये रही कि टेक ऑफ के महज 30 सेकंड के अंदर ही प्लेन क्रैश हो गया। ऐसे में जानकारों को इस ब्लैक बॉक्स से बहुत ज्यादा मदद मिलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन कुछ सेकंड्स में और आखिरी कुछ मिनटों में कॉकपिट में क्या कुछ हुआ और तकनीकी गड़बड़ियां क्या थी, ये जानने के लिए ब्लैक बॉक्स एक अहम भूमिका निभा सकता है। हादसा बहुत दुखद है और इस पर पूरी दुनिया शोक प्रकट कर रही है। जरा सोचिए, जिन्होंने अपनों को खो दिया, कई लोगों ने लंदन के लिए उड़ान भरी थी और बहुत खुशी खुशी उड़ान भरी थी, लेकिन वो उड़ान खत्म, लोग अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए। और इस दुखद हादसे के बीच एक राहत की बात यह रही कि एक शख्स इस हादसे में जिंदा बच गए। इन्होंने मौत को मात दी। भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास ये मौत को मात देकर लौटे। टाइम्स नाउ संवाददाता राकेश त्रिवेदी ने इनसे बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ बताया, आपको वो सुनाते हैं। भगवान का शुक्रिया करना चाहेंगे आप? भगवान का शुक्रिया क्या कहेंगे? तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ रमेश विश्वास कुमार की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ टाइम्स ऑफ नवभारत पर। टाइम्स ऑफ नवभारत से बातचीत में वे धन्यवाद कर रहे हैं, भगवान का शुक्रिया कर रहे हैं। यही वो शख्स हैं, इकलौते शख्स जो जीवित बचे हुए हैं। आप भगवान का शुक्रिया कर रहे हैं। देखिए आप झुका करके इन्होंने शुक्रिया किया, हाथ जोड़ रहे हैं। कहा जाता है ना, जब भगवान किसी को बचाते हैं तो वो खुद नहीं आते हैं, वो जरिया भेज देते हैं। तो ये रमेश विश्वास कुमार के लिए वो जरिया क्या था, मैं आपको बताता हूं। चमत्कारी सीट 11A की पूरी स्टडी, पूरी थ्योरी मैं आपको समझाता हूं। ये दरवाजे के ठीक साथ में रमेश की सीट लोकेशन थी और इसकी वजह से रमेश का इस हादसे के दरमियान निकलना आसान हो गया था। इमरजेंसी के वक्त रमेश की सीट लाइफ सेवर साबित हुई। अगली बार जब आप फ्लाइट में सीट लें, 11A को नोटिस कर लीजिए। यही 11A की सीट रमेश के लिए लाइफ सेवर साबित हुई। एयर इंडिया के ज्यादातर विमानों में 11A कोने की सीट होती है। 11A के बाद 11B, 11C, 11E और 11F का नंबर आता है। आपातकाल के वक्त इमरजेंसी एग्जिट्स की बहुत अहम भूमिका होती है। आपने अगर फ्लाइट में ट्रैवल किया होगा तो आपने देखा होगा कि जो एयर होस्टेस होती हैं वो आपको सिक्योरिटी मेजर्स बताती हैं और उसमें इमरजेंसी एग्जिट का जिक्र होता है, तो इसकी बहुत अहम भूमिका होती है आपातकाल की सिचुएशन। आमतौर पर एयर इंडिया के विमानों में 3 प्रकार के एग्जिट्स होते हैं और एक एग्जिट जो था वो 11A का था। और जाहिर बात है कि इसमें फिर लोगों का प्रेजेंस ऑफ माइंड जरूरी है, जो उस वक्त विश्वास कुमार ने दिखाया। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आखिरी पलों में क्या हुआ था, तो उन्होंने कहा कि ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म होने वाला है। उन्होंने कहा कि मैं जिंदा कैसे बच गया ये नहीं पता। सुनाते हैं। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हाल चाल पूछा सब, और मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मैंने आँख खोल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट से वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से।
मेरे सामने नजरों के सामने एक हॉस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और व्हाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था वो, और सब सामने सब हुआ। आई थिंक मेरे को ना जब मैं जो साइड पे था ना वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी, हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना जैसे नीचे वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने तो थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ ही थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरी नजर के सामने ही सब 2 एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहां से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। इलाज बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिंग है, बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 ने कल अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे नंबर 23 से उड़ान भरी थी। महज 55 सेकंड में ही यह फ्लाइट क्रैश कर गई। इस हादसे के कारणों की जांच जारी है। हमने जानने की कोशिश की कि आखिर कैसे फ्लाइट ऑपरेट होती है और कैसे एक विमान फ्लाई करता है, क्या क्या प्रोटोकॉल होते हैं। फ्लाइट सिम्युलेटर से हमारे सहयोगी अभिषेक राज ने खास बातचीत की, आपको ये दिखाते हैं। ये कॉकपिट का आपको व्यू है। ये एक फ्लाइट सिमुलेटर है और अंदर आपको 2 पायलट, एक जो कैप्टन है वो और एक को पायलट के रूप में आपको यहाँ पर 2 लोग नजर आ रहे होंगे। और कुछ इस तरीके से जो कॉकपिट है वो नजर आता है फ्लाइट का, और इसी तरीके से यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से इसको स्टार्ट करते हैं। सर हमारे साथ हैं बात करने के लिए, एक्सपर्ट हैं। सर अगर मैं पूछूं आपसे कि सबसे पहले स्टार्टिंग में जो फ्लाइट है जब इसको टेक ऑफ करने से पहले स्टार्ट करते हैं, क्या कुछ प्रोसेस होता है, कैसे करते हैं इसको? जी बेसिकली हम लोग टेक ऑफ के पहले वे पे नॉर्मल स्टार्ट करते हैं। जैसे ये नॉर्मल स्टार्ट है? जी नॉर्मल स्टार्ट है। इस वक्त बोथ इंजन स्टार्टेड हैं। ठीक है। और उसके पश्चात एयरक्राफ्ट लाइनअप होता है, जैसे कि अभी लाइनअप हो रखा है टेक ऑफ के लिए। और फिर टेक ऑफ थ्रस्ट दिया जाता है। और अगर एयरक्राफ्ट में किसी भी तरीके का टेक्निकल प्रॉब्लम है तो उस समय हमें इमीडिएटली वार्निंग आ जाएगी। जैसे ये अभी हम देख रहे हैं कि फ्लाइट धीरे धीरे करके आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो ये क्या इसको थ्रस्ट दिया जा रहा है? जी इसको थ्रस्ट दिया गया है और टेक ऑफ थ्रस्ट दिया गया ताकि एयरक्राफ्ट एयर स्पीड ले सके टेक ऑफ के लिए। और आप बीच की 2 स्क्रीनों में देख पा रहे होंगे सारे इंजन पैरामीटर्स आ रहे हैं। तो वो इंजन पैरामीटर सारे बता रहे हैं कि इस वक्त हमारा इंजन कैसा परफॉर्म कर रहा है। और ये एयर इंडिया ड्रीम लाइनर की दिल्ली से लंदन की फ्लाइट थी, तो अनुमानतः इसमें लगभग 40 टन से ज़्यादा का फ्यूल रहा होगा। और वही एक सबसे बड़ा कारण बना इस त्रासदी का, क्योंकि शायद अगर इसमें इतना फ्यूल नहीं होता तो कुछ पैसेंजर्स बच गए होते, पर इतना अधिक फ्यूल होने की वजह से इट जस्ट एक्टेड लाइक अ बॉम्ब। सो ऑन इम्पैक्ट इट एक्सप्लोडेड, ऑल दैट फ्यूल इग्नाइटेड, और उसकी वजह से इतना सारा डैमेज हुआ। अच्छा, ये अगर हम समझे 2 इंजन बताया जा रहा है उस फ्लाइट के अंदर मौजूद था, ये दोनों इंजन कहाँ पे होते हैं और ये दोनों इंजन कैसे काम? विंग्स पे दोनों इंजन होते हैं। पर सर अगर हम इधर लेफ्ट में दिखाएं तो इस साइड में आप बता रहे हैं कि एक इधर एक हाँ विंग्स में होते हैं दोनों। उसमें तो यहाँ से नहीं दिख पाएगा, पर दोनों इंजन विंग्स पे होते हैं, एक इस विंग पे एक उस विंग पे। और अगर एक इंजन काम ना करे तो क्या दूसरे इंजन से फ्लाइट ऑपरेट कर सकते हैं? बिल्कुल ऑपरेट। पायलट्स की जो ट्रेनिंग होती है वो इस तरीके की होती है कि वन इंजन फेलियर पे आराम से एकदम प्रॉपर तरीके से एयरक्राफ्ट को हैंडल कर सकते हैं। और ये अगर हम कहें तो ये दोनों इंजन इस फ्लाइट की फेल हो गई होगी तभी ये क्रैश किया होगा? बिल्कुल संभावना यही नजर आ रही है। और क्या कुछ कारण होते हैं सर इंजन फेलियर के, अगर हम समझे तो? सर इसके न्यूमरस रीज़न हो सकते हैं। बर्ड स्ट्राइक जैसे मैंने कहा, वन इज़ फ्यूल स्टारवेशन, किसी कारण से इंजन को फ्यूल नहीं मिल पाया, और उसकी वजह से टेक्निकल रीजंस हो सकते हैं कि कोई मेजर सॉफ्टवेयर फेलियर ग्लिच हुआ हो,
फेडेक एक पार्ट होता है एयरक्राफ्ट का, फुल अथॉरिटी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, जो कि सारे इंजन के पैरामीटर्स को कंट्रोल करता है, उसमें किसी तरीके की प्रॉब्लम आई है तो ये सारे डेटा तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल सकेगा। तो जब इस तरीके से थ्रेट की सिचुएशन होती है या लगता है पायलट को कि अब सिचुएशन जो है वो खराब हो रही है, तो वो क्या कॉल करता है, किस तरीके से वो एटीसी को संपर्क करता है? हमारी डिस्ट्रेस कॉल होती है पायलट्स की, मेडे मेडे मेडे। वो एक आप जैसे ही कॉल करते हैं तो सारे ना सिर्फ एटीसी को बल्कि और कई एजेंसियों को और दूसरे पायलटों को इमीडिएटली पता चल जाता है कि एक एयरक्राफ्ट डिस्ट्रेस में है और वो फिर उसको सारी संभावित हेल्प प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, और यहीं से वो कांटेक्ट करते होंगे, कॉकपिट से ही वो एटीसी को संपर्क करते हैं? कॉकपिट से ही हेडसेट के थ्रू, माइक के थ्रू कांटेक्ट करते हैं। और ये बीच में जो थ्रस्ट है सर, इसको क्या कहते हैं और ये कैसे काम करता है जिसपे मैडम ने हाथ रखा है? वो थ्रस्ट लीवर्स है जो कि इंजन के थ्रस्ट को कंट्रोल करते हैं, मतलब स्पीड को। जी जी। तो ये फ्लाइट सिमुलेटर है और अंदर आप देखेंगे तो इस तरीके से कल भी कॉकपिट के अंदर एक पायलट और एक को पायलट मौजूद थे और इसी तरीके से उन्होंने जो फ्लाइट है उसको टेक ऑफ करने की कोशिश की। पहले वो बे पे पहुंचे, उन्होंने फिर जो रनवे है, रनवे 23 बताया जा रहा है, 23 के ऊपर लाइन अप किया और उसके बाद वो फिर टेक ऑफ के लिए रेडी हुए। टेक ऑफ में जो अनुमानित स्पीड, जैसा कि सर ने बताया, एक स्पीड अटेन किया उन्होंने और ठीक इसी तरीके से फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ की और टेक ऑफ करने के महज 55 सेकंड के बाद ही जो फ्लाइट है वो क्रैश हो जाती है। आखिर इसके पीछे क्या कारण था? कई सारे जो स्पेकुलेशन है, कई सारे जो रीज़न है वो इस पूरे हादसे को लेकर हो सकते हैं। बर्ड हिट है या फिर सॉफ्टवेयर फेलियर है, कई सारे कारण हैं, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन कुछ इसी तरीके से जो फ्लाइट है, फ्लाइट की सिमुलेटर मशीन होती है, फ्लाइट का कॉकपिट कुछ ऐसा ही दिखता है और इसी तरीके से टेक ऑफ किया जाता है और फिर जब फ्लाइट अपने हाइट पे पहुंचती है तो फिर वो ऑटो पायलट मोड पे जाती है और फिर वो लैंडिंग पोजीशन में आती है। अब देखना होगा कि जांच के बाद क्या कुछ निकल के सामने आता है। मनमीत से अभिषेक राज, टाइम्स नव भारत, दिल्ली। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद अब नजर इस बात पर कि ब्लैक बॉक्स की जांच में क्या खुलासा होता है। दुनिया के हर प्लेन क्रैश के बाद जांच एजेंसीज ब्लैक बॉक्स में दर्ज आंकड़ों को एनालिसिस करती हैं। ये स्पेशल रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं।